गुड मॉर्निंग। भूले तो नहीं आप हमें? बहुत दिन हो गया वीडियो अपलोड किए। दिन ज़्यादा हो जाता है ना, कितना भी खास आदमी हो दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। और इधर कुछ दिन ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई थी कि समय नहीं निकल पाया। चलिए आज एक वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है। खासकर उनके लिए है ये जिन लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाल रखा है, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल रखा है। खासकर ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके काम आएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं वो बताने वाला हूँ जो इस टाइम में जिस तरह से पैटर्न इस टाइम चेंज हुआ है, जिस तरीके से पैटर्न चेंज करके इस टाइम रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे खाली हो गया इस टाइम। लगभग 6 दिन तक लगातार पेपर था, 12 से लेकर 17 तक। और रेलवे ने भर भर के क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन पूछे। जहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जिस हिसाब से पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका उपयोग आप ग्रुप डी में कर सकते हो। बस थोड़ी सी नॉलेज हो जाए किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे, उन टॉपिकों को थोड़ा मजबूत कर लिया जाए तो ग्रुप डी में उसका फ़ायदा मिल सकता है हमें, ठीक है। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं के लोगों के लिए है जिन लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाल रखा है। ध्यान से देख लेंगे, बहुत सारा नंबर आप एक्स्ट्रा ला सकते हैं। और जानते हो, ये जो ग्रुप डी हो या फिर कोई जॉब हो, 0.1 या फिर दशमलव में भी नंबर हो या फिर एक नंबर हो, एक क्वेश्चन भी अगर ज़्यादा कम हो जाता है ना, सिलेक्शन रुक जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए एक एक नंबर की कीमत होती है। एक भी नंबर एक्स्ट्रा मिल गया ना, आप समझ लो लाखों लाखों बच्चों को पीछे छोड़ दोगे, ठीक। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है। तो सिलेबस बताने चल रहा हूँ, कुछ चीज़ें बताने चल रहा हूँ जिस हिसाब से रेलवे ने पैटर्न चेंज किया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है, वो चीज़ें आपको पता चल जाए तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। शुरू कर लें। देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जानना क्यों ज़रूरी है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए आपकी शादी पड़ी है। अब आपको लग रहा होगा हर बार मेरी ही शादी होती है। चलो मैं अपनी ही बताता हूँ। मान लो मेरी शादी पड़ी है, मान लो एक समय के लिए कि मेरी शादी पड़ी है। अब क्या होता है शादी में, जनरली पुराना रिवाज क्या है कि माँ बाप जाते हैं लड़की को अगर लड़की है तो अ, लड़का देखने जाएंगे, लड़का है तो लड़की देखने जाएंगे। तो मैं तो लड़का ही हूँ ना। तो मान लो कि मेरे माँ बाप मेरे लिए लड़की देखने गए, देख कर आए, पसंद था और फोटो लाए, मुझे भी दिखा दिया। मान लो मुझे भी पसंद था, मान लो पसंद था मुझे। अब क्या हुआ, मैंने हाँ कर दी, शादी तय हो गई, बारात सज गई। अब हुआ क्या कि एक गाड़ी में मेरे पापा बैठ गए और एक गाड़ी में मैं बैठा था। दूल्हे की गाड़ी तो अलग से होती है ना, सजा के अलग से होती है। पापा तो किसी भी गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, लेकिन दूल्हा तो स्पेशल होता है ना, उसके लिए तो अच्छी गाड़ी होनी चाहिए ना। और किसी दिन आप भी दूल्हा बनेंगे, और अगर जॉब नहीं है हाथ में ना, तो खटारा गाड़ी लेकर जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कर लो ताकि मर्सिडीज लेकर जाओ। हाँ चलो बता रहा हूँ, फिर ध्यान सुनो इधर। अब हुआ क्या, पापा घर देख कर आए थे। अब उनकी गाड़ी खटारा भी होगी तब भी वो टाइम से वहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि उन्हें रास्ता पता है किधर किधर से जाना है, कैसे जाना है। और दूल्हे की गाड़ी कितनी भी महंगी वाली हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन दूल्हे को तो रास्ता ही नहीं पता ना। दूल्हा लेट भले, देखो उस बारात में दूल्हा सबसे स्पेशल है, वो नहीं जाएगा शादी नहीं हो पाएगी। पापा ना भी पहुंचे तब भी शादी हो जाएगी, लेकिन दूल्हा ही नहीं पहुंचेगा शादी कैसे होगी। लेकिन पहुंचने की प्राथमिकता किसको ज़्यादा है, कौन पहले पहुंच सकता है? पापा, क्योंकि वो रास्ता देखे हैं। दूल्हा लेट पहुंच सकता है क्योंकि वो रास्ता नहीं देखा है। इसलिए दूल्हे की गाड़ी में एक आदमी ऐसा बैठता है जो रास्ता देखा रहता है। अब समझ आ रहे हो ना मैं क्या बताना चाहता हूँ? ये दूल्हे दुल्हन के सिस्टम में क्या बताना चाहता हूँ, समझ गए होगे ना। चलिए वापस आते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम रेलवे क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहता है वो। अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज हो जाए कि रेलवे क्या पूछ रहा है ना, आप उन्हीं को फोकस करके पढ़ो। और सभी को पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब सब मत पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन जिनको मैं बताने चल रहा हूँ ना उनको थोड़ा फोकस करके पढ़ लो, उनको कुछ ज़्यादा मेहनत कर दो उन पर, वहाँ से नंबर निकल आएंगे। तो चले बता दें आपको, शुरू कर लें। हाँ मुझे लग रहा है आप हाँ कह रहे हो, चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आप देखो जीव विज्ञान। देखो विज्ञान एक तो होता है साइंस, साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तो जानते हो आप। अब उसमें मैंने केवल जीव विज्ञान क्यों लिखा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तुलना में बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। और बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है वही मैं बताने चलो, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या पढ़ना पढ़ना तो पूरा बायोलॉजी, जो भी आप नोट्स पढ़ना है पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो टॉपिक बता रहा हूँ उनको फोकस करके पढ़िएगा। सबसे पहले आपको विटामिन पढ़ना होगा, विटामिन पूरा पढ़ डालिए, पढ़ लेंगे उसको। दूसरा, आपके चैप्टर में बीमारियां होंगी, किताब में बीमारियां होंगी, जीवाणुओं से होने वाले, वायरस से होने वाले, कवक से होने वाली बीमारियां, आप बीमारियां पढ़ डालिए।
पढ़ डालेंगे। विटामिन पढ़ना है, बीमारियां पढ़ना। देखो ये ग्रुप डी है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है जीएस का, लेकिन अगर कुछ चुने हुए टॉपिक हम तैयार कर लें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत बड़ा जीएस का टॉपिक नहीं होता जो ग्रुप डी का, इतना ध्यान में रखना चाहिए आपको। 20 25 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पूछेगा ही, कितना पूछेगा विज्ञान से ना। तो आपको क्या तैयार करना है, पहला तो विटामिन आपको तैयार होना चाहिए। दूसरा बीमारियों में भी आपके किताब अगर रखे होंगे ना तो हाँ होगा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ, बैक्टीरिया से लाभ या नुकसान, वायरस से होने वाली बीमारियाँ, कवक से होने वाली बीमारियाँ और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ पढ़ लेंगे। और आपके किताब में ग्रंथियाँ होंगी, ग्रंथियाँ पढ़ लीजिएगा आप। इतना तैयार रखिए बस जीव विज्ञान में। और भी चीज़ें आप हड्डियाँ पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिएगा। और अंगों के काम पढ़ सकते हो, हृदय पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। हृदय का 4 चैम्बर होता है। और आप मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जो मछली होती है उसके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, चैम्बर समझते हो ना। और जो उभयचर होते हैं जैसे मेढक, उनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। ये 3 चैम्बर का हृदय है। और जो मनुष्य होता है उसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, पढ़े होगे। ये चैम्बर याद रखिएगा, ठीक है। और हड्डियाँ तो आपको पता है 206 हड्डियाँ होती हैं। इससे ज़्यादा बायोलॉजी का टॉपिक उठा ही नहीं रहे। आप और भी पढ़ पा रहे हो पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विटामिन्स, ग्रंथियाँ और बीमारियाँ, ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़िएगा। एक चीज़ और बता दूं यहीं पर, अब आपके दिमाग में आता होगा साइंस के 3 हिस्से हैं, तो रसायन विज्ञान हमें क्या पढ़ना है। रसायन विज्ञान में मैं बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। पूरा रसायन विज्ञान रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीरियाडिक टेबल आपको 1 से 30 तक याद कर लेना है। मैं याद कर लोगे, बहुत सिंपल है। जैसे मैं सुनाता हूँ, सुनो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कैल्शियम। ऐसे 30 तक आप याद कर डालोगे ना, बस। पीरियोडिक टेबल से क्रम से क्वेश्चन बनता है, ये किस क्रम पर है, ये कहाँ, इसका प्रमाण क्रमांक क्या है, प्रमाण भार क्या है। तो प्रमाण क्रमांक का दूना प्रमाण भार होता है, निकाल लोगे बड़े आराम से, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद करना है, जैसे कि बुझा चूना, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, ये नाम होते हैं। इनको रासायनिक नाम क्या होता है, जैसे प्लास्टर आप पेरिस सुने होगे आप, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा ना, आप पढ़े होगे। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है। आपके रसायन विज्ञान में अगर छोटा सा भी कोई बुक रखे होगे ना, उसमें होगा। इसको देखो, अंडरलाइन कर लो इन सब टॉपिकों को। आप कॉपी निकाल के इनको टिक कर लो, इनको आप पढ़ डालिएगा, ठीक है। आपको रसायन विज्ञान केवल इतना पढ़ना है बस, और नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ना है आपको। फिजिक्स में बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ना है फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। मात्रक पढ़ना है। मात्रक आपकी किताब में मात्रक दिया होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है ना, कार्य का मात्रक क्या है, मात्रक पढ़ लीजिएगा। और 7 मूल मात्रक होते हैं, जानते हो ना आप, उनको पढ़ लीजिएगा। उनका सब जो 7 मूल मात्रक होते हैं उनकी इकाइयाँ क्या होती हैं उनको पढ़ लीजिएगा। आपके जीएस आपका जो फिजिक्स वाला होगा ना, शुरू में दिया होगा, उसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको और क्या पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है प्रकाश चैप्टर में जाइएगा। प्रकाश चैप्टर आपकी किताब में होगा, उसमें पढ़ना है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। हर चैप्टर में, मतलब हर पेपर में खूब पूछ रहा है ये, तो रेलवे तो खूब पूछ रहा है। ये 4 चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये पढ़ लीजिएगा। आप मात्रक पढ़ लीजिएगा। आप जो 7 मूल मात्रक हैं उनको पढ़ लीजिएगा। और ये जो प्रतिरोध होता है, इसकी इकाई ओम होता है ना, जानते हो ना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और, आप फिजिक्स वाला जब चैप्टर खोलोगे तो लास्ट में लिखा होगा कुछ वस्तुएं, उनके खोजकर्ता के नाम। और केमिस्ट्री वाला भी खोलोगे तो वहाँ भी कुछ गैसें, उनके खोजकर्ता के नाम, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था ना। तो और जैसे कि रिवॉल्वर की खोज किसने किया, ट्रैक्टर की खोज किसने किया, पंखे की खोज किसने किया, गन मशीन की खोज किसने किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपकी किताब में रट डालिएगा इनको, ठीक। विज्ञान का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, संविधान में आते हैं। संविधान में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। पूरा संविधान, ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो, पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो यहीं पर पड़े हैं, इसी चैनल पड़े हुए हैं, आपको मन करे देख लीजिएगा। बहुत सारा संविधान आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन के रूप में ही पड़े हुए। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको चैप्टर क्या पढ़ना है। आपको सबसे पहले अनुच्छेद 1, 2, 3 ये तैयार रखना है। भाग एक में क्या है, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 है ना, तो खासकर 2, 3, 4, 2, 3 अनुच्छेद 2, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 1 तैयार रखना है। उसके बाद भाग 3 मूल अधिकार, भाग 3 में मूल अधिकार। उसके बाद भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या क्या पढ़ना है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद मूल कर्तव्य है, भाग 4 का में मूल कर्तव्य, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको राष्ट्रपति पढ़ना है। मतलब राष्ट्रपति में कुछ नहीं पढ़ना है, बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। राष्ट्रपति में कौन पहला राष्ट्रपति, उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति, कार्यकाल कब था, कौन कार्यकाल के दौरान मर गया, किसके समय द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी, ऐसे तमाम चीज़ें हैं ना, वहाँ फैक्ट में लिखा रहता है, उन सबको पढ़ डालिएगा।
थोड़ा सा देख लीजिएगा, उनके 4-5 अनुच्छेद राष्ट्रपति के देख लीजिएगा, ठीक है। और इधर कुछ नहीं पढ़ना। फिर प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री कब थे, प्रधानमंत्री क्रम देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पंचायत में चले जाइएगा। पंचायत स्थानीय स्वशासन कब आया था, 73वां संविधान संशोधन, तो पंचायत पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पंचायत से क्वेश्चन आते हैं। 73वां संविधान संशोधन, तो कुछ संविधान संशोधन आपको पढ़ने हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कौन कौन से, जैसे 7वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, इसके बाद 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये सब याद, 86वां संविधान संशोधन, ये इतने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना संविधान संशोधन याद होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन कौन कब था, प्रधानमंत्री कौन कौन कब था, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, और नागरिकता, और भागिक, और पंचायत, इतना याद इधर तैयार रखिएगा। एक एक बार पढ़ लीजिएंगे ना, इधर से क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे, ठीक है। बस इतना संविधान में, और आप पढ़ पा रहे हैं पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना पढ़ लेंगे बहुत तैयार हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इतिहास में क्या पढ़ना है। इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इतिहास में आपको अभी रेलवे ने एक क्वेश्चन 3 बार पूछा, जानते हो, जो एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है ना, इसमें रेलवे ने, एनटीपीसी वालों ने एक क्वेश्चन 3 बार पूछा। वो था रजिया का। पूछा रजिया का शासनकाल कब था, कब से कब तक था, रजिया किसके बाद शासक बनी, या फिर इल्तुतमिश के बाद कौन शासक बना, या फिर दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी। ऐसे रजिया से 3 बार क्वेश्चन बना। इसका मतलब क्या है कि आपको गुलाम वंश पढ़ना है, ठीक, खिलजी वंश पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आपके जनरल नॉलेज में जितना दिया है ना लूसेंट में ना, उतना ही पढ़ना है बस। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, सैयद नहीं पढ़ना है, लोधी पढ़ना है, खिलजी पढ़ना है, और खासकर गुलाम पढ़ना है। ये 3 वंश पढ़ लीजिएगा। पीछे जाएंगे आप तो आपको मिलेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये पढ़ लीजिएगा। आपको वेद मिलेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ना, ये 4 वेद हैं, इनको आपको पढ़ना है। अगर आगे बढ़ें तो आपको मौर्य वंश में जाना है। मौर्य वंश में अशोक के शिलालेख पढ़ लेने हैं, ठीक है। कौन कौन से शिलालेख, पहला शिलालेख, दूसरा, तो 14 शिलालेख थे ना, तो शिलालेख का क्रम पढ़ लीजिएगा, किस शिलालेख में क्या बोला गया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ लीजिएगा, वेद पढ़ लीजिएगा, अशोक को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको गुप्त साम्राज्य में जाना है। गुप्त साम्राज्य में आपको समुद्रगुप्त को पढ़ना है और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है, पढ़ लेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना है। सातवाहन थोड़ा देखना हो तो देख लीजिएगा। इतना हो गया प्राचीन काल से। और मध्यकाल में आप गुलाम को पढ़ना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, उनको पढ़ना है। वर्तमान इतिहास में आएंगे, आधुनिक भारत में तो क्या क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जिन जिन को चीज़ों को बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इनको तैयार रखोगे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। आपको पढ़ना है, प्रथम आपको पढ़ना है कर्नाटक, जो अंग्रेजों के साथ कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुआ था, बस क्यों हुआ था ये नहीं पढ़ना है, बस कब कब हुआ था। कर्नाटक युद्ध कब हुए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुए थे, आंग्ल अफगान युद्ध कब हुए थे, आंग्ल मराठा युद्ध कब हुए थे, ये सन देख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये सन देख लीजिएगा, ठीक। इतना तैयार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आप आइएगा 1905 से, जैसे कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, पढ़े होंगे आप, ठीक है। उसके बाद राखी दिवस मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आता है। 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया जाता है, पढ़े होगे आप। 1915 में कांग्रेस का फिर से जो विभाजन हुआ, 1916 में, 1906 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था ना, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, 1915 में फिर से एक हो जाते, 15-16 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में था, असहयोग आंदोलन 1920 में था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था, और साइमन कमीशन 1927-28 में आया था, और बेबल योजना आया था, माउंटबेटन योजना आया था। ये तमाम चीज़ें हैं 1944-45 के आसपास का। 1947 भारत आज़ाद होता है। इतना देख लेंगे, इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मोटा मोटा फैक्ट बता रहा हूँ। आपको कोई दूसरी किताब नहीं खरीदनी है, आपके पास जो लूसेंट रखी है या फिर कोई सामान्य ज्ञान की बुक रखी है ना, ये जितना बता रहा हूँ सब मिल जाएगा। इतना तैयार कर लेंगे ना, बहुत अच्छा नंबर उठा लेंगे आप। बस थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, अपना बुक खोलिए, जो जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ उस टॉपिक में जाइए, उसको टिक कर लीजिए, उसके बाद में उन सबको पढ़ डालिए, बस यही करना है। आगे बढ़े। इतिहास में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, मतलब इतना फोकस करके पढ़ना है, और आगे आपके पास टाइम है तो पढ़ डालिए। और भी दिमाग में आ रहा है भूगोल में क्या पढ़ना है। भूगोल में एक क्वेश्चन रेलवे खूब पूछ रहा है, पृथ्वी के जो भूपर्पटी वाला हिस्सा है इसमें क्या ज़्यादा मिलता है। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है पता है आपको? भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा 46% ऑक्सीजन मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या है।
ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है। तो आपको क्या पढ़ना है? पृथ्वी का भूपर्पटी प्रवार, इसके अंदर वाले भाग को प्रवार बोलते हैं, जिसे मेंटल बोलते हैं, सबसे अंदरूनी भाग को कोर बोलते हैं। मतलब पृथ्वी की संरचना पढ़ना है। और एक क्वेश्चन ग्रहों से भी पूछा था, मतलब कई बार पूछ चुका है, किसके अपने चंद्रमा नहीं, जानते हो बुध शुक्र के अपने चंद्रमा नहीं। तो आपको क्या पढ़ना है? मतलब सौरमंडल भी थोड़ा सा देख लेना है, सौरमंडल देख लेना है, पृथ्वी की संरचना देख लेना है। उसके बाद क्या देखना है? पृथ्वी का वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ये सब आप पढ़े होंगे, देख लीजिएगा एक बार। और खास करके ओजोन परत किस मंडल में है? तो आपको पता है समताप मंडल में है ना। ये क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है। इस सबको देख लीजिए। पर्यावरण से तो खूब क्वेश्चन बनाता है ना भूगोल वाले, ये याद रहेगा, इतना देख लीजिएगा। आगे बढ़े। हाँ, एक चीज़ और, भारत में जो अभ्यारण्य है, जैसे कि उड़ीसा में जो फोकस करें, जो मुख्य मुख्य अभ्यारण्य, कुछ मैं राज्य के नाम बता रहा हूँ, वहाँ पर जो अभ्यारण्य है उनको देख लीजिएगा। उड़ीसा राज्य, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश राज्य और यूपी से तो नहीं पूछता, खासकर बंगाल, असम, खासकर फेवरेट है असम और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ये कर्नाटक, ये इनके फेवरेट राज्य हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है कि यहाँ पर कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व आपके बुक में होगा, पढ़ डालिएगा, ठीक है। भूगोल। और नदियाँ, नदियाँ में खासकर जो जो नदियाँ मैं बोल रहा हूँ उनको देख लीजिएगा। एक तो महानदी, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, ये 6-7 नदियाँ बता रहा हूँ ना, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैप के साथ पढ़िएगा, मैप के साथ पढ़ेंगे। इस पे 2-4 वीडियो मैप के साथ मैं डाला हूँ, देख लीजिएगा, तब भी तैयार हो जाएगा, ठीक। भूगोल में अगर इतना तैयार रखेंगे गलत नहीं होगा पेपर में। इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है? इकोनॉमी में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इकोनॉमी में आपको केवल ये पढ़ना है कि किसके उत्पादन में कौन सा राज्य या फिर किसके उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, ये आंकड़े तैयार कर लीजिएगा। भारत में पहली सूती वस्त्र की मिल, भारत में पहली कपड़ा मिल, भारत में पहली चीनी की मिल, पहली जूट की मिल अंग्रेजों के समय में स्थापित हुआ था ना। ये सब आपको लिखवाया पढ़वाया गया है, और नहीं है तो आपकी किताबों में होगा, पढ़ डालिएगा इसको। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना आपके साधारण लूसेंट में ही दिया होगा, पंचवर्षीय योजना पढ़ डालिएगा। और कुछ समितियां का वहाँ लिस्ट दिया होगा, आपके लूसेंट में ही दिया होगा कुछ समितियां, तो कौन कौन सी समितियां कब बनी थी, किससे संबंधित, वो समितियां पढ़ डालिएगा। उसके अलावा योजनाएं, जैसे अभी नई नई योजनाएं आ रही हैं, जैसे अभी तो एक योजना तो तहलका मचा रखी है इस टाइम, जो जगह जगह ट्रेन जलाया जा रहा है, अग्निवीर योजना देख रहे हो आप। तो योजनाएं आप देख लीजिएगा, पुरानी योजनाएं भी, नई योजनाएं। अब पुरानी योजना में भी आपको कब की योजनाएं देखना जानते हैं? 1999 से 2005 के बीच की योजनाएं जो चली थी, उधर की योजनाएं खूब देखना, ठीक है। और नई योजनाओं में 2014 से 2021-22 के बीच तक जो योजनाएं चली हैं इनको देख लेना। और समितियां देख लेना, पंचवर्षीय योजनाएं देख लेना, और कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई थी ये देख लेना। इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा, करंट अफेयर में क्या पढ़ें? करंट अफेयर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ रेलवे खोज कहाँ से रहा है। हालांकि रेल करंट अफेयर आप जितना पढ़ पा रहे हो पढ़ लो, कोई गलत कोई उसमें कुछ भी ऐसा नहीं नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रेलवे फोकस करके पूछ रहा है, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले वो पुरस्कार खूब पूछ रहा है, किसको कौन कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आप अगर कोई भी करंट अफेयर की बुक लिए होंगे या फिर अगर करंट अफेयर लिखे भी होंगे ना, उसमें कहीं कहीं पुरस्कार लिखवाया गया होगा। अगर बुक लिए होंगे, बुक में तो पुरस्कार की एक लिस्ट ही होगी, उसको पढ़ डालिएगा। या फिर कुछ ये पूछ रहा है, नृत्य पूछ रहा है कि अभी ये इनकी मृत्यु हुई, मतलब कुछ चर्चित जो व्यक्ति हैं, किसी इनको कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला या फिर इनकी मौत हुई है, किससे संबंधित है, तो चर्चित व्यक्तियों का एक लिस्ट होगा आपके करंट में ही, उनको पढ़ डालिएगा। इसके अलावा कुछ राज्यों को, जैसे कि प्रदूषण वाला सूचकांक जारी हुआ था, तो किस राज्य को सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया था, किस राज्य को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया था, ये करंट आप पढ़े होंगे ना। इसको मुख्य करके फोकस करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये खूब पूछा जा रहा है, इसको ध्यान करके पढ़ लीजिएगा। बाकी और करंट जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बताएंगे तो आपके दिमाग में बोझ हो जाएगा, जितना बता रहे हैं कम से कम इतना तो फोकस करके पढ़ लीजिएगा, नंबर बहुत ज़्यादा उठा लेंगे आप। अब आती है बात मैथ की। मैथ में क्या पढ़ें? देखो, आप रेलवे में जा रहे हो, रेलवे में काम ही गुणा गणित वाला बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा रेलवे पूछ कहाँ से रहा है? सबसे ज़्यादा रेलवे पूछ रहा है टाइम और समय से, कार्य और समय से पूछ रहा है। कार्य समय आपके चैप्टर में होगा मैथ में। और स्पीड और चाल और समय, रेलवे वाला जो क्वेश्चन, रेलगाड़ी इतनी देर से जा रही है, तो चाल समय काम समय पढ़ लीजिएगा। पाइप टंकी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसके चक्कर मत पड़ेगा। हाँ, मेंसुरेशन जरूर तैयार रखिएगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन, गोला, घन, घनाभ, शंकु, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, खूब पूछे जा रहे हैं। 5-6 दिन में कम से कम 30-40 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, रेलवे ने मेंसुरेशन से पूछा होगा। तो मेंसुरेशन तो आपको फोकस करके पढ़ना। इसके अलावा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज खूब पूछा जा रहा है, इसको पढ़िएगा। इसके अलावा रेलवे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा
इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है ये जो सरलीकरण होगा आपके चैप्टर में। मैथ में शुरू में एडियाबाधिक बुक रखे होंगे, शुरू में आपको मिलेगा सरलीकरण, ऊपर नीचे गुणा भाग भरा पड़ा है, करड़ी वाला गुणा भाग भरा पड़ा है, तो इसको आप फोकस करके पढ़ लीजिएगा। और एक बात लास्ट में आपको मिलेगा दंड आरेख, ऐसे ऐसे वाला क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स है और बहुत सरल होता है, एक नंबर दे देगा। और या फिर ऐसे आएगा पाई चार्ट वाला, ऐसे दिया रहेगा 30 अंश, 50 अंश, 80 अंश, ऐसे दिया रहेगा पाई चार्ट वाला। एक क्वेश्चन इसका भी आ रहा है, आता है, फिक्स है, आता है, ध्यान रखिएगा, फिक्स है आता है, छाँट ही नहीं सकते, या तो इसका आएगा या तो इसका आएगा, एक नंबर फिक्स है। बहुत सरल होता है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे तो सही कर लेंगे। ठीक है, 4-5 चैप्टर बताया हूँ, इसके अलावा पूरा मैथ आप लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन में उससे आता है त्रिकोणमिति से, याद कर पाओ तैयार कर पाओ तैयार कर लो, नहीं तो बाकी क्वेश्चन भर भर के काम समय से खूब आ रहे हैं, साधारण ब्याज से खूब आ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से खूब आ रहे हैं, रेलवे का चाल और समय से खूब आ रहे हैं, मेंसुरेशन से तो खूब से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, और सरलीकरण से क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। ठीक है, गुणा भाग वाला, गणित संक्रिया, वो जो होता है ना बोडो मास सरलीकरण, वो तैयार रखिएगा इतना। ठीक है, चले आगे। लास्ट टॉपिक रीजनिंग रह गया। रीजनिंग कहाँ से क्वेश्चन आता है कंप्लीट कर लेते हैं। ये 20 मिनट का वीडियो है ना, आपको बहुत सारी जानकारी दे रहा है आपको क्या पढ़ना है। अगर सीरियस हैं आप एग्ज़ाम को लेकर तो इन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत काम देगा। रीजनिंग में आपको सबसे पहले ब्लड रिलेशन पढ़ना है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन समझते हो ना, आपकी चाची की, मम्मी की, काकी की, नानी की, दादी के, पापा के चाचा क्या लगेंगे आपके तो ये आपको ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पढ़ना है। दिशा परीक्षण पढ़ना है, राम बाएं गया फिर दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, अब उसका मुख किस दिशा में, दिशा परीक्षण तैयार करना है। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया। और आपको कैलेंडर पढ़ना है। कैलेंडर 2 अगस्त 2022 को ये है तो 2 अगस्त 2016 को क्या है। ठीक है, तो कैलेंडर तैयार करना है। ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन खूब भर भर के आ रहे हैं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग क्या रहा है, जे के एल बराबर यम एन ओ, तो पी क्यू आर बराबर क्या होगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये 3-4 चैप्टर हैं जो खूब क्वेश्चन बना रहे हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप देखते होंगे, 2, 5, 7, 9, पूछेगा अगला क्या होगा, या फिर ऐसे दे देगा 4 खाने बना देगा, इसमें संख्या, इसमें संख्या, इसमें संख्या, इसमें 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 इसका वाला पूछ लेगा। ठीक है, रिक्त स्थान वाला। ठीक है, तो ये सब चैप्टर खोज खोज के आपको पढ़ना है। अगर इतना तैयार कर लोगे ना, मेरी बात मानो, आप बहुत सारा क्वेश्चन दूसरे से ज़्यादा अच्छा नंबर आप ला सकते हो। बस तैयार कर लो आप। और जितना मैं बताया हूँ ना, आपका एच.डी. यादव वाला बुक मैथ वाला, और आपका रीजनिंग, और आपका जो लूसेंट या फिर जीएस का कोई भी बुक रखे होंगे, सब में मिल जाएगा। ठीक है, और इस चैनल पे ढेर सारे वीडियो भी पड़े हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, देख लीजिएगा, बहुत काम देंगे आपको। आज फादर्स डे है ना, पिता का दिवस दिन, जानते हो। पिता, आपके लिए अपने पिता को ध्यान से देखो, सोचो, कभी उनकी लाइफ सोचो, जो लाइफ वो जी रहे हैं, क्या वही लाइफ होती है, क्या वैसी लाइफ होनी चाहिए। जो लाइफ वो जीते हैं आज ना, केवल इसलिए जीते हैं कि आप एक अच्छी लाइफ जी सको, आपका खर्चा अच्छे से आप अपना खर्चा अच्छे से उठा सको, आपको दुख ना हो, इसलिए वो अपना सारा फैशन, सारे ख्वाब दफन कर देते हैं। बाप बाप जो बोला जाता है ना, बहुत बड़ा शब्द है। पिता की छाँव मकान के छाँव से भी गहरी होती है, उनके डांट में भी प्यार छुपा होता है। कोई बाप अगर कोई किसी बच्चे को डांट रहा है ना, तो वो उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा है, ये अपनी ईगो पे कभी मत लेना। आपको पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा जानता है, आपके मम्मी और आपके पापा जानते हैं। मम्मी घर पे रहती हैं, पापा बाहर से पूरा प्रोटेक्शन देते हैं आपको, आपके ऊपर कोई आँच ना आए। आप कभी सोचे हो, अभी थोड़ा सा सोचो, कोविड के दौरान जिनके माँ बाप मर गए, जिनके पापा मर गए, उन बच्चों पर क्या गुजरे होगी। जो बच्चा खुशी खुशी कोचिंग कर रहा था, पढ़ रहा था, ये बनूंगा वो बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अचानक से बाप का साया सर से हटते ही घर की पूरी जिम्मेदारी सिर पे आ गई, सारे सपने दफन हो गए। अब उसे घर का खर्चा चलाना है, बहन की शादी करना है, घर को देखना है, सारी जिम्मेदारी जो पापा ने रोक रखी थी अपने ऊपर ना, सब उस बच्चे के सिर पे आ गई। क्या बच्चा अब अपनी ज़िंदगी जी पाएगा? क्या वो खुशहाल ज़िंदगी जी पाएगा? क्या वो अपने सपने पूरा कर पाएगा? नहीं।
आप जितना खुश रह लेते हो ना, ये इसलिए है क्योंकि बाहर की सारी दिक्कतें बाप अपने ऊपर रोक रखा है, आपके पापा अपने ऊपर रोक रखे हैं, इसलिए आप इतना खुश रहते हो। उनकी इज्जत करना सीखो। कभी डांट रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं ना, आपके भले के लिए कह रहे हैं, उनसे सवाल जवाब ना करो, खुद से सोचो। इतना इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, आपका अहित क्यों सोचेंगे वो? ठीक है, तो पापा की इज्जत ज़रूर करें। माँ बाप ही आपके जीवन के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा जानने वाले व्यक्ति हैं, उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक को लाएंगे और आपको समझाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रुप डी वालों, जो आज बताया गया है इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये अगर इतना तैयार रखोगे ना, पेपर बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।